नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस पर टॉपिक पे मुझे वीडियो लेके आनी थी, बट ये नहीं सोचा था इतनी जल्दी लेके आऊँगी। तो अभी ये जो टॉपिक है, जब से हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी की स्टेटमेंट्स आई हैं, तब से ये जो स्पीच आई है उससे बहुत ज़्यादा ये टॉपिक जो है वो चर्चे में है। जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनके अलग अलग कुछ तर्क दिए उन्होंने, अपने अपने आर्गुमेंट्स दिए हैं सिविल कोड को लेके, और जो हिंदू कम्युनिटी है उनके अलग आर्गुमेंट्स हैं। तो उन सारी जो आर्गुमेंट्स हैं हम उस पर इतनी बात नहीं करेंगे, बिकॉज़ वो आप न्यूज़ में आपको पता चल गया होगा। मेनली हम ये बात करेंगे कि इस जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है इसकी हिस्ट्री क्या है, और करंट में जो है वो क्या सिचुएशंस हैं, और क्या इसके पास्ट में कुछ चीज़ें रही हैं इससे रिलेटेड। तो गवर्नमेंट के क्या क्या इनिशिएटिव रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या डिसीज़न लिए, किन किन केसेस पे जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसकी बात की गई है। तो उन सारी चीज़ों की बात हम इस वीडियो में करेंगे, और कोई भी इम्प्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स हम नहीं यूज़ करेंगे इसमें, बिकॉज़ ये वीडियो जो है वो पढ़ाई के जो है वो मोटिव से है कि आप लोगों को नॉलेज मिले। तो हम किसी भी तरीके से बायस ना होके फैक्चुअल इन्फॉर्मेशंस क्या हैं, एक्चुअल में क्या क्या हमारा पास्ट रहा है, और अभी प्रेजेंट में क्या सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले फैक्ट्स पे जान लेते हैं, एक्चुअल इन्फॉर्मेशंस क्या है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब समझ लेते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये प्रपोजल है इन इंडिया के अंदर डैट इज़ एम्ड एट रिप्लेसिंग पर्सनल लॉज बेस्ड ऑन रिलीजन, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन विद वन लॉ फॉर एवरीवन इररिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, क्रीड, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर। तो इसका बेसिक मतलब यही है इस लॉ का, कि आप जो है वो किसी पर्टिकुलर रिचुअल को फॉलो कर रहे हैं, आप जो है अपने पर्सनल लॉज को फॉलो कर रहे हैं, आप जो है अपने रिलीजन के बेस पर किसी लॉज को फॉलो कर रहे हैं, तो उन सारी चीज़ों को हटा दिया जाएगा और आपके लिए एक ऐसा यूनिवर्सल या फिर बोलो यूनिफॉर्म लॉ लेके आया जाएगा इंडिया के लेवल पे, यूनिवर्सल तो नहीं, जिसको हर एक जो है वो जो इंडियन जो नागरिक है उसको फॉलो करना पड़ेगा। इंडिया में रहने वाले हर एक, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी रिलीजन का हो, सबके लिए वो लॉ एप्लीकेबल होगा। तो इसका जो है वो क्रिटिसिज्म आप समझ सकते हैं क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो अपने लॉ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, और उनकी रिचुअल्स या फिर जो भी उनके ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, उससे वो सदियों से, ये नहीं कि आज की चीज़ें, सदियों से जुड़े होते हैं। तो उन चीज़ों में अगर तुरंत रुकावट आएगी या फिर कोई बोलेगा कि इसको रिप्लेस कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है क्रिटिसिज्म होगा ही। तो इस वाले क्वेश्चन में अब आप ये पूछ सकते हो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो समझ में आ गया कि क्या है। अब कोई ये क्वेश्चन करेगा कि इसका कॉन्स्टिट्यूशन में कोई रेफरेंस या मेंशन है, तो जी हाँ, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स थे वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, तो इस वजह से उनको ये भी पता था कि आगे चल के इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, इतने सारे रिलीजन एक साथ रहते हैं। तो ऐसे में लोगों के अपने पर्सनल लॉज थे, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू मैरिज एक्ट, तो ऐसे बहुत सारे पर्सनल लॉज थे, तो उनमें कॉन्ट्राडिक्शंस आगे चल के होंगी। इसलिए उस टाइम पे इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि देश न्यूली जो था वो क्या हुआ था, उसको इंडिपेंडेंस मिली थी, आज़ाद हुआ था। तो उस टाइम पे इन सारी चीज़ों को करते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हो सकती थी, इस वजह से इनको डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में रखा गया। तो इसलिए उस टाइम पे इन सारी चीज़ों की बात नहीं हुई, ताकि कि आगे चल के इन सारी चीज़ों पे हम डिबेट और डिस्कशन करें, जब देश की स्थिति थोड़ी इस लेवल पे हो कि हम डेवलपमेंट के बारे में सोचें, तो हम कंट्री के बारे में भी सोचेंगे और इन सारे लॉज को भी हटाने के बारे में सोचेंगे। तो वही चीज़ मेंशन करी गई है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जब इसका मेंशन किया गया तो इसमें बताया गया है स्टेट शैल एंड्योर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। इंडिया की पूरी टेरिटरी के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए। इट मीन्स कि हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट और हर एक जितने भी जो लोग रह रहे हैं इंडिया के अंदर, डाइवर्सिटी इतनी सारी है, तो उन सब के लिए एक ही लॉ रहेगा। अब इसका हम आगे पढ़ते हैं। जो फ्रेमर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, बड़े स्मार्ट थे, तो उन्होंने क्या किया, हर एक चीज़ को रिटर्न लिख के दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि आगे चल के मे बी ये हो सकता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आ तो गया, बट किन किन लॉज पे, किन किन चीज़ों पे एप्लीकेबल होगा, तो उन सारी चीज़ों का भी मेंशन है।
तो वो कौन से टॉपिक्स थे, वो थे मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड अडॉप्शन। ये भी बोला गया है कि ये पार्ट जो 4 था कॉन्स्टिट्यूशन के डीपीएसपी में है, ऐसा मैंने बता दिया। और ये भी बताया गया इसमें कि ये बहुत ज़्यादा फंडामेंटल है कंट्री की गवर्नेंस के लिए। क्यों? क्योंकि अगर किसी का अपना अपना पर्सनल लॉ है, कोई मान रहा है, तो कंट्री उस पर कैसे रूल्स बनाएगी, कंट्री उस पर कैसे जजमेंट्स देंगी। एंड हमारा जो गवर्नेंस है वो इतने सारे अलग अलग लॉज हैं, इतने सारे जैसे क्रिश्चियंस का अलग है, हिंदूज़ का अलग है, मुस्लिम्स का अलग है, पारसीज़ का अलग है। तो इतने सारे जो लॉज हैं उनको स्टडी करना, उन पे जजमेंट्स देना, तो ये कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एक इट्सेल्फ एक प्रोसेस है। तो इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो होती है या फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट होती है, ये तर्क देती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो किसी को भी समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, और किसी भी के भी, चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, किसी के भी जो राइट्स हैं उनको किसी भी तरीके के जो होगा वो इन्फ्रिंज नहीं होगा, और उनको अपने राइट्स को पूरी तरह से क्या होगा, उनको पालन करने का, उनको अपनी पूरी तरह से उनके राइट्स मिलेंगे। तो व्हाट इज़ द सुप्रीम कोर्ट सेइंग अबाउट यूसीसी के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? द सुप्रीम कोर्ट इन वेरियस जजमेंट्स हैज़ कॉल्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी। हम अगर देखेंगे तो हमारी सुप्रीम कोर्ट, तभी तो आज के टाइम पे इस चीज़ के ऊपर सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि आप बात कीजिए। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इतने सालों से चाह रही है कि जब से हमारा ये देश आज़ाद हुआ कि इन सारे लॉज को हम इम्प्लीमेंट करें। जैसे कि मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो का बहुत ज़्यादा अच्छा केस है, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे तो आप लोगों को इसके बारे में बताएंगे। मे बी आप लोगों को पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता तो वो लोग कमेंट्स करिएगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। तो ये कब आया था? 1985 में आया था। वेयर आर डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन डिमांडेड मेंटेनेंस फ्रॉम हर फॉर्मर हस्बैंड। तो इसमें क्या होता, शाह बानो जी ने क्या मांगा था? मेंटेनेंस मांगा था, लेकिन अहमद जी ने इस चीज़ के लिए मना कर दिया था कि हम नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि हमारी लॉज में ऐसा कुछ है नहीं, तो इस वजह से प्रोविज़न नहीं था उनके पर्सनल लॉज में। इस वजह से इस पे बहुत ज़्यादा जो था इस केस के ऊपर बहुत ज़्यादा जो हुई वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और बहुत ज़्यादा कम्युनिटी जो थी उनके सेंटिमेंट्स हट हुए थे। देन लास्ट में उनको क्या होता है, इस केस को ही रफा दफा कर दिया गया था। तो इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। द एससी वाइल डिसाइडिंग वेदर टू गिव प्रेवलेंस टू द CRPC और द मुस्लिम पर्सनल लॉ कॉल्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द UCC। और उसी टाइम पे क्या कहा था, जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने इस पे जजमेंट दे रही थी तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि UCC को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ताकि वुमेन्स को उनके राइट मिल पाएँ। डाइवोर्स के बाद उनको जो है वो प्रॉपर्टी में अधिकार मिले, डाइवोर्स के बाद भी उनको मेंटेनेंस मिले, उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हमारे पास UCC होना चाहिए। तो हम देखें तो और भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, जैसे 1995 में सल्ला मुगदल का केस जजमेंट आया था। तो आप इन सारे जो रेफरेंस जो केसेस हैं इनको नोट कर लीजिएगा इफ़ आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें, क्योंकि वहाँ पे ये आपको एक्स्ट्रा प्लस मार्क्स दिलवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या इंडिया के अंदर कोई ऐसी स्टेट है जहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड है? तो जी हाँ, गोवा के अंदर है। गोवा के अंदर बोला जाता है कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। बिकॉज क्योंकि जो गोवा में सिविल कोड है हम देखें तो ये इंडिया का नहीं है, ये पोर्टुगीज़ के टाइम का था। यानी जब वो इंडिया आए तो उन्होंने उसके कुछ टाइम बाद जब वो रहने लगे तो उन्होंने ऐसे कुछ लॉज बनाए थे। जैसे 1867 में इसको बनाया गया था, इनेक्ट किया गया था, ठीक है। तो इसको जो इनेक्ट किया गया था उसके बाद 1869 में इसको इनेक्टेड अ पोर्टुगीज सिविल कोड एंड इन 1869 इट वाज एक्सटेंडेड टू पोर्टुगल ओवरसीज प्रोविंस दैट इंक्लूडिंग गोवा। यानी कि 1869 में ये जो पोर्टुगीज़ की जितनी भी प्रोविंसेस आते थे, यानी पहले जो हम देखते थे कि बाहर की रियासतें थी जिन्होंने कब्जा कर रखा था, जैसे फ्रांस ने कुछ पार्ट पे, पोर्टुगल जो पोर्टुगीज़ थे उन्होंने कुछ पार्ट पे, ऐसे अगर हम देखें तो जैसे ब्रिटिश इंडिया ने पूरे इंडिया पे ही कब्जा कर रखा था, उसको तो इंडिया का ही टैग मिल गया था। तो ऐसे इन्होंने कुछ प्रोविंसेस पे कब्जा किया था, तो उसमें गोवा भी आता था। इसलिए इसको भी जो था वो तब से ही इसके अंदर जो है गोवा के अंदर वो यूनिफॉर्म सिविल कोड है और ये काफ़ी सक्सेसफुल भी माना जाता है। हाँ, कुछ कॉम्प्लेक्स सिटीज़ हम देखने के मिलती है, तो वो उन सारी चीज़ों को अगर हम इतनी जो है वो इम्पोर्टेंस ना दें तो जो गोवा है वो इटसेल्फ एक एग्जाम्पल है कि यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो इम्प्लीमेंट भी किया गया और इतना सक्सेसफुल भी रहा है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कोई पूछेगा क्या अदर स्टेट्स में इसको लेके कुछ चर्चा हुई? अगर गोवा में इतने टाइम से है तो अदर स्टेट्स में भी होना चाहिए, तो इंडिया में ऐसा और स्टेट्स में ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तराखंड जो है उनके जो अभी चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी, जब वो अपने टेन्योर में आए तभी उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया गया था कि हम इम्प्लीमेंट करेंगे क्या, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी हैज़ अर्लियर सेड दैट द कमिटी विल सबमिट इट्स रिपोर्ट बाय June 30 दिस ईयर। तो यानी कि 2 दिन बाद ही June 30 को इसकी रिपोर्ट सबमिट की जाएगी और अभी से इस पे बहुत ज़्यादा डिबेट एंड डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं। तो अर्लियर असम चीफ मिनिस्टर हिमांता बिस्वा शर्मा underlined the need for the implementation of the Uniform Civil Code in the state and said that the introduction of the legislation is necessary to give justice to all Muslim women। और इनका मेन पॉइंट ये था कि मुस्लिम वुमेंस जो हैं उनको जो है वो अगर उनके जैसे कि अगर उनका डाइवोर्स हो जाता है तो उनको किसी भी तरीके का जो कंपनसेशन होता है उन सारी चीज़ों का उनकी लॉज में मेंशन नहीं है। तो वो सारी चीज़ें मेंशन नहीं है तो उनके आगे के सर्वाइवल के लिए, उनके बच्चों की देख रेख के लिए कौन इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेदार होगा? और तो इन सारे क्वेश्चंस पे अभी आगे बात करते हैं। अभी एक देख लेते हैं पॉइंट कि व्हाट डिड द लॉ कमीशन से अबाउट। हमने सुप्रीम कोर्ट का पढ़ लिया, उन्होंने इस सारी चीज़ों का मेंशन कर रखा है। हमने स्टेट्स के बारे में जान लिया, स्टेट्स ने क्या क्या स्टेप्स लिए, और अब जान लेते हैं कि लॉ कमीशन क्या कह रहा है। तो लॉ कमीशन का कहना ये है कि इन 2018 द लॉ कमीशन सबमिटेड 185 पेज कंसल्टेशन पेपर ऑन द रिफॉर्म ऑफ फैमिली लॉ एट द मोदी गवर्नमेंट रिक्वेस्ट। तो इन्होंने एक 135 पेज का जो था वो क्या पूरी एक जजमेंट पूरी तरह से पेपर निकाला। उसमें इन्होंने क्या बताया? द लॉ कमीशन स्टेटेड दैट यूसीसी इज़ नाइदर नेसेसरी नॉर डिज़ायरेबल एट दिस स्टेज। उन्होंने बोला कि अभी ये इतना ज़्यादा नेसेसरी नहीं है, कभी की ये बात 2018 की, और अभी इतना ज़्यादा डिज़ायरेबल भी नहीं है, लोगों की इच्छा भी नहीं कि इसको होना चाहिए। तो अगर हम बात करें तो रिपोर्ट ने यही रेकमेंड किया है कि कोई भी डिस्क्रिमिनेटरी अगर प्रैक्टिसेस होती हैं या फिर किसी भी इंसान को अलग से प्रेजुडिस यानी विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं, या फिर स्टोरियोटाइप ऐसी कोई भी थिंकिंग है, ऐसी कोई भी प्रथा चली आ रही है जो कि इंसान को किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में किसी भी इंसान जो है उसको क्या कर रही है, उसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, या फिर उसको जो है वो अलग से एक अधिकार प्रोवाइड करा रही है, या फिर कोई भी स्टोरियोटाइप थिंकिंग, तो उन सारी चीज़ों को पढ़ा जाएगा एंड उसको अमेंड किया जाएगा। यानी कि यूसीसी के लिए 2018 में हमारे लॉ कमीशन ने इसके लिए कोई भी ऐसी जजमेंट नहीं दी कि ये होना चाहिए। उन्होंने बस ये बताया जस्ट कि ये जो है ये अभी नेसेसरी नहीं है, ना तो डिज़ायरेबल है, तो हम इस पर फ्यूचर में बात कर सकते हैं। अभी 5 साल हो गए, 2023 में हम इस चीज़ को बात कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो क्या जजमेंट दे रही है और जो अपोजिट साइड है वो क्या बोल रहा है। तो गवर्नमेंट का सबसे स्ट्रॉन्ग जजमेंट यही है कि वुमेन जो हैं, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी की हैं, उनको इक्वल राइट्स होना चाहिए, उनको इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उनको आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज, उनको हर तरीके की प्रॉपर्टी राइट्स, इन सारी चीज़ों को जो है वो अगर हम देखें तो मुस्लिम पर्सनल लॉज में इन सारी चीज़ों को लेके काफ़ी जो है वो कड़े कानून है। वुमेन्स को लेके उतनी ज़्यादा छूट नहीं है जितनी मेंस को लेके है। तो उस इक्वालिटी को जो है बैलेंस करने के लिए गवर्नमेंट इस तरीके के तर्क दे रही है कि हम ऐसे लॉज लेके आएंगे जहां वुमेन्स को बराबर अधिकार होगा, जहां आफ्टर डाइवोर्स अगर उनका हो भी गया है तो उनको कंपनसेशन मिलेगा पूरा का पूरा। ऑल्दो तो लेकिन जो काउंटर वाले हैं यानी दूसरी अपोजिट साइड, वो लोग ये काउंटर कर रहे हैं कि आपने ट्रिपल तलाक को तो बैन कर दिया, तो अब तो ऐसा ईजी नहीं है कि तुरंत कोई तलाक ले सकता है किसी से। तो वो सारी चीज़ों के ऐसी बहुत सारे काउंटर्स एक दूसरे से किए जा रहे हैं। तो हम बेसिक कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि इसका यूनिफॉर्म सिविल कोड का जब वी.आर. अम्बेडकर जी थे, नेहरू जी थे, और आज के टाइम पे हम देखते हैं कि अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट में है अपोजिट लीडर्स, तो उस टाइम पे भी ऐसी कन्फ्यूजन्स हुई थी। उस टाइम पे ये सारी चीज़ें जो थी वो इसी तरीके की कन्फ्यूज़न हुई थी कि समाज में जो होगा वो इक्वालिटी नहीं होगी। कुछ लोग ये बोल रहे थे कि अगर आप लोग जो है वो हर चीज़ को प्लूरलाइज कर दोगे तो डाइवर्सिटी का मतलब ही क्या है कि मतलब काउंटर अपोजिशंस जो हैं वो ये भी जजमेंट दे रहे हैं।
और अभी भी अगर हम देखें तो अभी प्रेजेंट में जो गवर्नमेंट है, अपोजिशन में जो गवर्नमेंट है, तो काइंड ऑफ सिमिलर जो है वो वही कन्फ्यूज़न चल रही है जो उस टाइम पे चल रही थी। तो हमें ये क्वेश्चन अपने माइंड में रखना है कि इस चीज़ का कंक्लूज़न है क्या। तो अगर हम इस वीडियो को सम अप करें तो जैसे कि हमने देखा कि लीडर्स के बारे में हमने सुन लिया कि उनकी स्पीच क्या है, और हमने अपोजिशंस के बारे में भी जान लिया कि वो क्या क्या, और भी बहुत सारे पॉइंट्स आप लोग न्यूज़ में देख सकते हैं। और उसके बाद हमने ये देख लिया कि हिस्ट्री क्या रही, पहले भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन्स थी। तो अभी हमें एक चीज़ अपने माइंड में ध्यान में रखनी है कि जो भी गवर्नमेंट हमारे पास में है, जो भी गवर्नमेंट अभी करंट में ये सारी चीज़ें हैं, तो उन सारी चीज़ों को लेके हम अपना माइंडसेट कैसा रख सकते हैं। अगर हमसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो हम कैसे अपने आंसर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमें पहले ये देखना है कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है तो क्या एक्चुअली में वुमेन का एम्पावरमेंट हो रहा है। क्या अगर एक यूनिफॉर्म लॉ होगा तो क्या वुमेन्स को अपनी करियर में या फिर अपनी लाइफ में चीज़ों को लेके चलना ईजी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन, वन लॉ अगर होगा तो वन लॉ का बेनिफिट हम ये समझ सकते हैं कि वन लॉ है यानी कि जो चाहे वो वुमेन हो चाहे मैन हो, अगर रेप को लेके एक लॉ है या फिर अगर किसी भी क्राइम को लेके एक लॉ है तो उसको अंडरस्टैंड करना सबके लिए बहुत इजी होगा। बट अगर उसके लिए अलग अलग लॉज दिए हुए हैं तो उस सारी चीज़ों को हर एक इंसान को समझाना, हर एक कम्युनिटी के लोगों को समझाना, वो एक टफ़ चीज़ हो जाएगी। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म को बिल्कुल कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जो है सेकुलरिज्म के ख़िलाफ़ है, तो नहीं, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे सेकुलरिज्म है, वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड भी है। तो वो सारी कंट्रीज़ जो है वो एग्जांपल है हमारे सामने कि उन कंट्रीज़ में सिविल कोड भी है और सेकुलरिज्म को भी फॉलो किया जा रहा है। इट मीन्स कि रिलीजन जो है वो हमारा एक पर्सनल मैटर भी हो जाता है कि हम अपने घर में अपने रिलीजन को कैसे लेके चल रहे हैं। हम अपनी पूरी सोसाइटी पे या फिर अपनी पूरी कम्युनिटी के लोगों को इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर पर्सनल लॉ को माने और उसके अनुसार ही चलें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि हिंदूज़ का अपना लॉ है, मुस्लिम्स का अपना लॉ है, क्रिश्चियंस का अपना है और पारसीज़ का अपना है। सब हर एक कम्युनिटी के अपने अपने रिचुअल्स, अपने अपने लॉज हैं। हर एक इंसान उनके अकॉर्डिंग चलता है, हर उनको फॉलो करता है। तो हमें ये देखना है कि किसी के भी सेंटिमेंट्स हर्ट ना हो। और अभी जो भी अपोजिशन जो भी स्टेटमेंट्स दे रही है और जो रूलिंग पार्टी है जो भी स्टेटमेंट्स दे रही है, उन सारी चीज़ों से जो मे बी सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ बीच का निकालेगी सॉल्यूशन। वो देखेंगे कि ये इम्प्लीमेंट होता है या नहीं होता। बिकॉज़ हर एक इंसान अपने रिलीजन से बहुत कनेक्टेड है। तो अगर कोई चीज़ तुरंत चेंज होने की बात आएगी, और मे बी ये टॉपिक बहुत टाइम से चल रहा है, बहुत टाइम से चल रहा है टॉपिक, जब से देश आज़ाद भी नहीं हुआ तब से चल रहा है ये। तो अभी भी इन सारी चीज़ों की बात नहीं करेंगे तो कब करेंगे, जब डेवलपमेंट की इंडिया बात कर रहा है। तो अभी इन सारी चीज़ों से ऊपर नहीं उठ पाएंगे तो कैसे बाकी और चीज़ों के लिए सोचेंगे। बाकी आप लोग बताइए कि आप लोगों को क्या लगता है इस लॉ के बारे में, और आप लोगों की क्या राय है, ताकि मुझे भी थोड़ा एक अलग पर्सपेक्टिव देखने को मिले। तो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर लगी होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और ऐसी वीडियोज़ लेके आऊँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।